नमस्कार विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी धारा परिवार की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को गुरु गोविंद सिंह जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है बेटा, हमारी ये वर्ण विचार जो टॉपिक है उस टॉपिक पर दूसरी क्लास है। एमसीक्यू कर रहे हैं बेटा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। आशा कर रहा हूं कि आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के अंदर हमारी जो ये प्रश्नोत्तरी है ये कारगर साबित होगी। आगे बढ़ रहा हूं बेटा। पहला प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष। पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। हमारा क्या कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है बेटा, गौर से पढ़ना, गौर से सुनना, व्याख्यात्मक एमसीक्यू है। साथ साथ में हम विवेचन भी करते जाएंगे, वर्णन भी करते जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है, अक्षर कितने प्रकार का होता है। अक्षर के प्रकार पूछे हैं बेटा। अक्षर है वो होता है दो प्रकार का। अक्षर के प्रकार हैं। अक्षर कितने प्रकार का होता है। अक्षर होता है विद्यार्थियों दो प्रकार का। कौन कौन से हैं दो प्रकार। अक्षर के प्रकार हैं वो होते हैं दो प्रकार का होता है अक्षर। एक तो होता है बेटा, एक तो होता है बद्याक्षर। क्या होता है, बद्याक्षर। और एक कौन सा होता है, मुक्ताक्षर। आगे बढ़ते रहेंगे, आते रहेंगे। एक बार मैं केवल इतना ही स्पष्ट कर रहा हूं कि एक तो होता है बद्याक्षर और एक होता है मुक्ताक्षर। अक्षर है अक्षर है, उसके अंत में अगर हलंत हो, अंत में अगर हलंत हो, अंतिम वर्ण अगर आधा हो तो वो क्या कहलाता है, बद्याक्षर कहलाता है। और अंत के अंदर बेटा अगर स्वर हो, अंतिम वर्ण अगर पूरा हो तो वो अक्षर क्या कहलाता है, वो मुक्ताक्षर कहलाता है। पहला प्रश्न। आगे बेटा, कितने प्रकार के हैं अक्षर, दो प्रकार के होते हैं, बद्याक्षर और मुक्ताक्षर। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको असत्य कथन बताना है भाई। क्या है, अक्षर में स्वर एक परंतु व्यंजन अनेक होते हैं। बिल्कुल सही कथन है ये। शब्द है ना, शब्द के अंदर बेटा शब्द है, शब्द के अंदर क्या होता है, शब्द के अंदर अनेक तो स्वर हो सकते हैं, अनेक तो स्वर हो सकते हैं और अनेक ही व्यंजन हो सकते हैं। शब्द में महात्मा शब्द है बेटा, मैं प्लस ए प्लस है प्लस आ जाता है, मैं प्लस आ। अनेक तो व्यंजन है, अनेक ही क्या है, स्वर हैं। लेकिन अक्षर के अंदर क्या है, अक्षर में नियम है कि स्वर है वो तो एक ही होना चाहिए, लेकिन व्यंजन अनेक आ सकते हैं, व्यंजन अनेक आ सकते हैं। ठीक है, मैंने एक शब्द लिखा है, मैंने शब्द लिख दिया कल, कल एक मैंने लिख दिया बेटा कल, कल ये लिख दिया। ऊपर वाला कल है इसका तो अर्थ होता है मशीन, कल कारखाने मशीनरी। और जो नीचे वाला कल है उसका अर्थ होता है बेटा आने वाला दिन, आने वाला दिन, आगे आने वाला दिन। अब क्या है, ये तो बेटा शब्द है, ये तो क्या है, शब्द है। क्यों है, क्योंकि इसमें दो ही तो कै और ले, कै प्लस ए और ले प्लस ए, दो ही तो बेटा इसमें स्वर है और दो ही व्यंजन है। लेकिन इसमें क्या है, कै प्लस ए, ये तो कै पूरा हो गया और ले आधा ही है। तो इसका मतलब एक तो स्वर है और व्यंजन अनेक हो सकते हैं। पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन है जिसके अंत में हलंत हो उसे बद्याक्षर कहते हैं। अभी अभी बताया था, अगर कोई अक्षर है और उसका अंतिम वर्ण अगर हलंत है, जैसे मैंने ये लिखा था मैंने कल, इसका अंतिम वर्ण क्या है, हलंत है, हलंत है। जिसके अंत में हलंत हो उसे क्या कहते हैं, बद्याक्षर कहते हैं। कथन दूसरा भी सही है। आगे क्या कह रहा है, कथन नंबर तीसरा देखिए, जिसके अंत में स्वर हो, अरे ये भी सही है, जिसके अंत में स्वर हो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं, ये भी सही है। सभी शब्द अक्षर होते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं होता। ये कथन क्या है,
ये कथन असत्य है और हमें असत्य ही बताना है, असत्य ही बताना है। सभी शब्द अक्सर नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? क्योंकि ऐसा शब्द जिसमें एक ही स्वर हो और व्यंजन अनेक हो, व्यंजन तो अनेक हो कोई बात नहीं है, लेकिन स्वर एक ही हो, ऐसे शब्द ही अक्सर कहलाते हैं, ऐसे शब्द ही अक्सर कहलाते हैं। तो सभी शब्द अक्सर नहीं होते, हाँ सभी अक्सर शब्द जरूर होते हैं। गौर करना भाई, बहुत अच्छी बात है। सभी शब्द है वो अक्सर नहीं होते, परंतु सभी अक्सर शब्द होते हैं, सभी अक्सर शब्द होते हैं। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा था? ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। अब बेटा आपको सत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है, सही उत्तर बताना है आपको कि कौन सा कथन है वो सत्य है। पहला कथन क्या कह रहा है कि स्वरों के उच्चारण में अन्य ध्वनियों की सहायता ली जाती है। स्वरों के उच्चारण में स्वर है ये बेटा स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। और ये क्या कह रहा है? सहायता ली जाती है, इसका मतलब गलत है बात। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, जबकि व्यंजन है उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वर है वो तो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होते। क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। किस पर? व्यंजन स्वरों पर निर्भर होते हैं। दूसरा कथन क्या है? व्यंजनों के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। ली जाती है भाई। किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। आपसे क्या पूछा था? सत्य कथन बताना है। स्वरों के उच्चारण में अन्य ध्वनियों की सहायता ली जाती है। पहला कथन है ये असत्य है, क्योंकि नहीं ली जाती। दूसरा कथन भी असत्य है, क्यों? क्योंकि ली जाती है। किसकी? स्वरों की सहायता ली जाती है। पहला और दूसरा दोनों कथन ही असत्य हैं। तीसरा, स्वरों का उच्चारण लगातार होता है। बिल्कुल सही बात है। स्वर है ना, इनका उच्चारण ए है, इनका उच्चारण बेटा लगातार होगा। लंबे समय तक बोलेंगे ए आ, लंबे समय तक बोलेंगे, उच्चारण लगातार होता है। जबकि व्यंजनों का उच्चारण है वो बेटा रुक रुक कर होता है। इसको ए नहीं बोलेंगे आगे, क्यों? है ही नहीं, क्या बोलेंगे? सिर्फ कै। स्वरों का उच्चारण क्या होता है? लगातार होता है। ये कथन क्या है? सत्य कथन है। और नेक्स्ट कथन और देख लो, व्यंजनों का उच्चारण लगातार होता है, नहीं, रुक रुक कर होता है व्यंजनों का उच्चारण। तो व्यंजनों का उच्चारण कै, फिर ख, ए नहीं बोलना है, रुक रुक कर होता है। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात कर रहा हूं, क्या कह रहा है नेक्स्ट पर्सन? निम्न में से सहजातीय एक ही जाति के स्वर, स्वर जाति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सहजातीय और विजातीय। ए आ सहजातीय है, ई सहजातीय है, उ और उ है, ये क्या है? ये सहजातीय है। इतने सहजातीय हैं और बाकी सारे के सारे हैं वो क्या हो जाएंगे? विजातीय हो जाएंगे। ए है ए, ये अगर ए आ के साथ आएगा ना तो ही सहजातीय होगा, ई के साथ आएगा तो ही सहजातीय होगा, उ के साथ आएगा तो ही सहजातीय होगा। ए है, ए ई के साथ आ गया बेटा, जाति चेंज हो गई। ई क्या है? सहजातीय है। ई यू के साथ आ गया, ये भी जाति चेंज हो गई। ये ए आई है, आप कहोगे कि ये सहजातीय क्यों नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इस अकेले ए की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ये तो ए और ई से उत्पत्ति हुई है, इस अकेले की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। ए और ई से क्या बनता है? नर प्लस इंदर। ए और ई से क्या बना? ए बन गया। तो बेटा जब ए और ई ये दोनों अलग अलग जाति के हैं तो ये भी वी जाति अलग जाति का ही हो गया।
सही उत्तर क्या है? छोटी ई के साथ बड़ी ई है, ये क्या है? सहजातीय है। उसके बाद बेटा जितने भी जोड़े बनेंगे, इस ऊ को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जितने भी जोड़े बनेंगे वो सारे जोड़े विजातीय होंगे। केवल एक क्या है? सहजातीय है। आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कह रहा है, ये देखिए। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरे स्वर का नाम क्या है? प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण में सामान्य समय लगता है। ह्रस्व, ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है और ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, प्लुत कहलाता है। ह्रस्व की मात्रा 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है। त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है प्लुत को। ये शुद्ध है प्लुत, तय आधा आएगा। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के विद्यार्थियों? 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एक ध्यान रखना बेटा, ह्रस्व शब्द है ना, इसके नीचे ये र नहीं लगेगा, ये गलत शब्द है। ह्रस्व के नीचे, ह्रस्व के नीचे यहां री लगेगी बेटा, री। ह्रस्व, हरिसव, हरिसव स्वर, ह्रस्व नहीं होता, हरिसव स्वर। ठीक है। 3 प्रकार का। उसके बाद बेटा आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से सत्य कथन बताइए। फिर सत्य कथन है। ह्रस्व स्वरों की मात्रा 1 होती है, अभी बताया था, सत्य कथन है। ह्रस्व स्वरों की मात्रा 2 होती है, गलत है। दीर्घ स्वरों को नहीं, प्लुत स्वरों को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को संधि स्वर जरूर कह सकते हैं हम, लेकिन त्रिमात्रिक स्वर प्लुत को कहा जाता है। अभी पीछे ही प्रश्न में बात की थी, प्लुत है उसको त्रिमात्रिक कहते हैं। ठीक है, दोनों कथन गलत हो गए। ह्रस्व की मात्रा 1 होती है, यहां 2 दे रखा है, गलत है। दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है, नहीं, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, ए, ई, उ और री। ह्रस्व की तो कितनी होती है? 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है बेटा 7। कितनी होती है? 7 होती है, 7। ये रही 7। कितनी होती है? 7 होती है। तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन भी गलत। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। बढ़े आगे, आगे बढ़े। हाँ भाई, बढ़ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बढ़ गया, ये ला, बढ़ गया। कहाँ आ गया बढ़कर? निम्न में से दीर्घ स्वर है, अभी बताया था, ये रहे दीर्घ स्वर, ये रहे दीर्घ स्वर। ठीक है, ये 4 क्या है? ह्रस्व है, बाकी क्या है? दीर्घ है। दीर्घ स्वर पूछा है, बता दीजिए। ये रहा, ये रहा। ठीक है, हाँ। और बात करें भाई अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, देखते हैं भाई, मैं भी देख रहा हूं क्या कह रहा है। दृढ़ स्वर पूछा है। क्या पूछा है? निम्न में से दृढ़ स्वर बताइए। ये क्या हो गया बेटा? कंठ की मांसपेशियां। कंठ की मांसपेशियां के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थिल, स्थिल, स्थिल का अर्थ होता है ढीला, और एक होता है दृढ़, दृढ़ का अर्थ होता है सख्त। जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ की जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, ये ढीली रहे वो तो स्थिल कहलाते हैं, और जिनमें ये सख्त हो जाए वो दृढ़ कहलाते हैं। स्थिल स्वर कौन कौन से हैं? सारे छोटे छोटे ए, ई, सारे छोटे छोटे स्थिल हैं उ, ए का छोटा रूप ए, और औ का छोटा रूप ओ। ये सारे क्या हैं? स्थिल हैं। तो फिर दृढ़ कौन से हैं बेटा? ई, ई का, छोटे ई का बड़ा रूप, उ का बड़ा रूप, ए का बड़ा रूप, और ओ का बड़ा रूप। ये सारे क्या हैं? दृढ़ है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, एक आ है, ये भी क्या माना जाता है? ए का बड़ा रूप है, फिर भी स्थिल माना जाता है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि आ को छोड़कर,
आ को छोड़कर सारे जो बड़े रूप हैं वो दृढ़ है, और आ सहित जो सारे छोटे हैं वो स्थिल हैं। स्थिल पूछा है, लिख दिया। बता दीजिए आ क्या है। आ तो स्थिल है। ई क्या है, स्थिल है। ए क्या है, स्थिल है। बड़ी ई क्या है, बड़ी ई है दृढ़ स्वर। कंठ की मांसपेशियां सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है। ठीक है, हाँ, स्थिल और दृढ़ याद कर लेना कंठ की मांसपेशियों के आधार पर। आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9, सत्य कथन बताइए। ए के बाद अगर ई होती है तो बेटा ए बन जाता है, ये मात्रा लग जाएगी। पहला सत्य बताना है आपको। ए के बाद ई होता है तो ऐ नहीं बनता, ऐ नहीं बनता, ए बनता है। इसका मतलब ये तो गलत है। अगर ए के बाद बेटा ऊ होता है तो ओ बन जाता है, ओ, यानी ये मात्रा लग जाती है। यहां दो मात्रा वाला है, इसका मतलब ये भी गलत है। अगर ए के बाद ए होगा ना तो बेटा ऐ बन जाएगी, ये मात्रा लग जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, सही है। ए के बाद ए है तो ऐ बन गई। और ए के बाद अगर ओ होगा, ये तो बेटा इससे बनता है ऊ से, लेकिन ए के बाद अगर ओ होगा ना तो फिर वर्दी संधि के अंदर दो मात्रा लग जाएगी। इसका मतलब ये बन जाएगा। ये भी गलत है, ये सत्य है। आ गया, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से विसर्प स्वर है, विसर्प स्वर किसे कहा जाता है। नहीं सुना हुआ प्रश्न है, बहुत से विद्यार्थियों का प्रश्न नहीं सुना हुआ है। विसर्प का अर्थ होता है बेटा जो सर्प के समान व्यवहार करते हैं, सर्प की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ऐसे स्वर जो सर्प की भांति व्यवहार करते हैं, जिनका उच्चारण करते हैं तो बेटा जीभ है वो सर्प की भांति टेढ़ी टेढ़ी चलती है। कौन से स्वर, ए ऐ और ओ औ। कौन से, ए ऐ ओ और औ, इनके उच्चारण में जीभ है वो सर्प की भांति व्यवहार करती है, इसलिए इन्हें विसर्प विशेष सांप कहा गया है। विसर्प जीभ है ना, जीभ वो इस प्रकार करती है आगे से, इसीलिए क्या कहा गया है, विसर्प स्वर। सही उत्तर हो जाएगा ये रहा। हो गया, ठीक है, हो गया भाई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रेतन के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। प्रेतन बेटा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अभ्यांतरिक प्रेतन और एक होता है बेटा बाह्य प्रेतन। जब हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी को प्रेतन करना पड़ता है, हमारे शरीर को प्रेतन करना पड़ता है। जीभ, होठ, दांत, तालू, कंठ, ये प्रेतन करते हैं। जब बोलते समय ए फॉर आरंभ, ए फॉर आरंभ बोलते समय जब सबसे आरंभ में प्रेतन किया जाता है उसको आभ्यंतरिक प्रेतन कहते हैं। और बै फॉर बाह्य, बै फॉर बाद, जो अंत में बाद में प्रेतन किया जाता है उसको बाह्य प्रेतन कहते हैं। प्रेतन के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आभ्यंतरिक प्रेतन और बाह्य प्रेतन। वर्ण विचार करेंगे, कभी वर्ण विचार करेंगे तब बेटा इसको बहुत गहराई से समझेंगे। एक बार मैंने आपको औपचारिक रूप से बता दिया कि प्रेतन दो प्रकार के, आभ्यंतरिक प्रेतन और बाह्य प्रेतन। बढ़ना पड़ेगा, आपको भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये रहो, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अगर स्वर जीवा की स्थिति के आधार पर, जीभ है उसकी स्थिति के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अगर, मध्य और पश्च।
जिन स्वरों के अंदर जीभ का आगे का भाग काम करता है वो अगर स्वर कहलाते हैं। ई, ए, ऐ और री, ये अगर हैं। आ मध्य हैं। बाकी जो बच गए वो क्या हैं? पश्च स्वर हैं। बाकी बच गए जो, देखिए 2, 2, 4, 5 और 6, इसमें आ गए 5 बच गए, वो क्या हैं? वो पश्च स्वर हैं। जीभ के आगे का भाग जिनमें क्रियाशील रहता है वो अगर स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? ये रहा ई, ए, ऐ और री, ये रहा अगर। ये क्या है? मध्य है। और ये क्या है? पश्च स्वर है। जीभ की स्थिति के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। मुख की आकृति है। मुख की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? मुख की आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के। कौन कौन से? वृत्ताकार, जिनमें होठ हैं वो वृत्ताकार हो जाते हैं, और जिनमें होठ सामान्य स्थिति में रहते हैं वो अवृत्ताकार। जिनमें होठ गोल गोल हो जाते हैं वो कौन से हैं? उ, ओ और औ। ये तो वृत्ताकार हैं। बाकी बच गए वो क्या है? अवृत्ताकार है। मुख आकृति के आधार पर स्वर, मुख की आकृति के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3, अगर, मध्य और पश्च। मुखाकृति के आधार पर 2 प्रकार के, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। आगे, निम्न में से विवरित स्वर है। निम्न में से विवरित स्वर, ये किसके आधार पर है बेटा? तालुए के आधार पर। क्या था बेटा? 2 सेकंड रुकना, पिछला प्रश्न क्या था? मुख की आकृति के आधार पर। सॉरी भाई, मुख की आकृति के आधार पर। मुख की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं ये बेटा होठों की आकृति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के थे, वर्ताकार और अवर्ताकार। माफी चाहूंगा, वर्ताकार और अवर्ताकार होठों की स्थिति के आधार पर थे। होठों की स्थिति के आधार पर थे। मुख आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। भाई कितने प्रकार के? ये देखिए, पुनः माफी चाहूंगा बेटा, कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मुख आकृति के आधार पर संवृत, एक होता है बेटा अर्ध संवृत, एक होता है बेटा विवरित, और एक होता है विद्यार्थियों अर्ध विवरित। विवरित, संवृत, अर्ध संवृत, विवरित और अर्ध विवरित। संवृत कौन कौन से हैं? ई, उ और बेटा री, ये तो है संवृत। ऐ का छोटा रूप और औ का छोटा रूप ये है विवरित, सॉरी अर्ध संवृत। और विवरित जिसमें मुख सर्वाधिक खुला रहता है, मुखाकृति के आधार पर मुख सर्वाधिक खुला रहता है, क्या है? आ। अब बेटा बच गए कौन? एक तो ए बच गया, आ गया, दोनों ई, उ, री आ गई, ए के बाद कौन सा? ऐ बच गया, और एक कौन सा बच गया? एक औ बच गया। संवरित होते हैं, अर्ध संवरित होते हैं, विवरित होते हैं, अर्ध विवरित होते हैं। जिसमें मुख सबसे कम खुला रहता है संवरित, सबसे अधिक खुला रहता है विवरित। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न अब करेंगे बेटा, निम्न में से विवरित स्वर हैं। विवरित स्वर हैं। विवरित स्वर पूछा गया है, विवरित पूछा गया है, इसका मतलब क्या पूछा गया है बेटा? आ का पूछा गया है केवल, जिसमें सब मुख सर्वाधिक खुला रहता है। विवरित कौन सा है? आ है। ये क्या है? ये है संवरित। क्या है? संवरित है, ये रहा संवरित है, ठीक है। उसके बाद क्या है? छोटा रूप है, ये अर्ध संवरित है। क्या है? ये अर्ध संवरित है। और ये बड़ा रूप है, ये अर्ध विवरित है, अर्ध विवरित, ठीक है। और ये क्या था? ये था विवरित। मुख सबसे ज्यादा खुला रहता है मुखाकृति के आधार पर। आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा भाई।
अब आया है वो प्रश्न। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बता दिया आपको, वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार कौन से, उ, उ, ओ और औ। ये तो क्या है, ये तो है वृत्ताकार, वृत्ताकार। और बाकी बच गए, वो क्या बच गए पीछे, अवृत्ताकार। ठीक है। होठों की स्थिति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर विद्यार्थियों 4 प्रकार के। आगे बढ़ूं भाई, आगे बढ़ूं। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से वर्ताकार स्वर नहीं है, कौन कौन सा है। ऊ तो वर्ताकार है, ये भी वर्ताकार है, ये भी वर्ताकार है। आपसे क्या पूछा गया है, वर्ताकार नहीं है जिनमें होठ गोल नहीं होते। किसमें नहीं होते, वर्ताकार स्वर आ नहीं है। आ फिर क्या है, ये तो है क्या है, ये तो है अवृता, अवृताकार। ये हो गया भाई प्रश्न आपका। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया भाई, अच्छा प्रश्न आया है। ओ है जिसको आप डॉक्टर वाला ओ कहते हो, जिसको आप डॉक्टर वाला ओ कहते हो, डॉक्टर वाला ओ, जैसे शब्द लिखा गया है कॉलेज, खुद शब्द लिखा गया है डॉक्टर। ये ओ है, इस स्वर को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है बेटा। ये अंग्रेजी में हिंदी से आ गया, अंग्रेजी भाषा का है। कौन सी भाषा का है, कौन सी भाषा का है, अगर आपसे पर्टिकुलर पूछे कौन सी भाषा का है, तो विदेशी भाषा का है। और विदेशी भाषा में कौन सी, कौन सी, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी से हिंदी में आ गया, इसलिए इसको आगत कहा जाता है। दूसरी भाषा का है, इसलिए इसे विदेशी भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आ गया, इसीलिए इसको मेहमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेहमान भी कहा जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त, उपयुक्त सभी। सभी के सभी उत्तर क्या है, सही है। इसका नाम क्या है, आगत है, विदेशी है, मेहमान है। एक नाम और है इसका, इसको क्या कहा जाता है, ग्रहित स्वर भी कहा जाता है। हमने इसको घर पर ही बना लिया, ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया, इसलिए इसको गर्हित स्वर भी कहा जाता है। गर्हित स्वर ग्रहण करने के कारण। आगे बढ़ रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्न में से गर्हित स्वर, वही प्रश्न है बेटा, ये रहा ढिंग चिका ढिंग, ये तो अपने आप ही हो गया भाई, मैंने गौर ही नहीं की। गर्हित स्वर कौन सा है, डॉक्टर वाला ओ गर्हित है। आगे, आगे बेटा। अरे यार ढिंगची का ढिंग से एक बात आ गई भी, हाँ बाद में करेंगे, कभी बाद में करेंगे भी। फिर कोई बच्चा कह देगा कि अरे ऑनलाइन तारीफ कर दी मेरी, तो ठीक है ना, तो बाद में करेंगे कभी, याद आ गई। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से अयोग वाह है, अयोग वाह, अयोग वाह का होता है अर्थ बेटा जिसका योग न हो, अयोग जिसका योग न हो फिर भी वाह वहन करे, साथ रहे। वाह का अर्थ क्या होता है, साथ रहना। जिसका योग नहीं होता, अयोग, योग नहीं होता, फिर भी साथ वहन करते हैं, साथ बढ़ते हैं, साथ चलते हैं, साथ रहते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो बेटा अंग और एक विसर्ग। अंग और ए नहीं होता, ये तो होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। ये बेटा हमें पता नहीं किसने बता दिए कि अंग है और ए है, ये अनुस्वार और विसर्ग हैं। ये क्या है, अयोगवा है। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 ही होती है। इन दोनों को क्या मानते हैं, अनुस्वार और विसर्ग मानते हैं। योग नहीं होता फिर भी साथ रहते हैं। कौन सा है, अयोगवा है। आप कहोगे कि उत्तर नंबर ब है, उत्तर नंबर ब। आगे बढ़ रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताना है, सत्य कथन बताना है बेटा। क्या है, अलप प्राण, अलप प्राण और महाप्राण, महाप्राण। पहला उत्तर क्या है, सभी स्वर महाप्राण होते हैं, नहीं,
सवर तो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, कम वायु बाहर निकलती है, कम वायु बाहर निकलती है। सभी सवर घोष होते हैं, सॉरी अघोष होते हैं? नहीं 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 नहीं, सवर हैं वो क्या होते हैं? घोष होते हैं, घोष, घोष होते हैं सवर। सवर हैं, सवर वो क्या होते हैं बेटा? एक तो होते हैं अल्प प्राण, क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। एक क्या होते हैं? घोष होते हैं। सभी सवर महाप्राण होते हैं, गलत है। घोष अघोष होते हैं, गलत है। सभी सवर अल्प प्राण होते हैं, ये कथन सही है। ये कथन क्या है? सही कथन है कि सभी सवर हैं वो क्या होते हैं? वो अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहा हूं है कि नहीं है। थैंक यू भाई, नहीं है। 20 क्वेश्चनों की प्रश्नोत्तरी थी। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी है, उसके अंदर हम इसी टॉपिक पर और बात करेंगे। आपने कीमती समय दिया, आपका मुझे सुना। लगातार कक्षाएं जारी है, जारी रहेगी। प्रश्नोत्तरी है, लगभग प्रत्येक टॉपिक है। वर्णनात्मक क्वेश्चन करने का एक बार टाइम नहीं है। भर्ती परीक्षाएं वो आपके सिर पर मंडरा रही है। रीट होने वाली है, फिर बेटा में मुख्य परीक्षा होगी रीट की, बीच में सेकंड ग्रेड है, बीच में फर्स्ट ग्रेड है, और वैकेंसियां भी है। एसआई राजस्थान पुलिस के अंदर एसआई आने वाली है, पटवार की, ग्राम सेवक की दिनांक आ गई है। व्याख्यात्मक लेक्चर नहीं करेंगे एक बार, हाँ शिक्षण विधियों का जरूर करेंगे। अभी 1-2 दिनों के अंदर शिक्षण विधियां हैं, वो व्याख्यात्मक लेक्चर शुरू करेंगे, 1-2 दिनों के अंदर ही करेंगे भाई। तब तक बेटा प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं हम, प्रत्येक टॉपिक के लगभग 100 70 100 50 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उतने बना रहा हूं मैं, करते रहेंगे। टाइम देने के लिए पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को गुरु गोविंद सिंह जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।